हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय ऑब्सेसिव हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहाँ यांग यांग और वेन्नी की एंगेजमेंट हो गई थी। हाँ, उनकी सगाई हो चुकी थी। एंड वेन्नी जो कि म्यामा से मिला था, जो कि एक ब्लैक मैजिशियन है, एंड उसने म्यामा को बहुत हार्म किया था सिर्फ हैंडशेक करके। बट इससे वेनिंग भी हार्म हुआ था, क्योंकि ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक को भी मतलब ख़त्म करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। और वही काम वाइट मैजिक ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट करता है, मतलब दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने का काम करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जहां हम एक कैरेज का सीन देखते हैं। कैरेज में जहाँ वांगची, विंग, यानली, यांग यांग ये चारों बैठे हुए थे। यानली और यांग यांग दोनों साथ बैठे हुए थे। विंग और वांगची जो कि साथ बैठे हुए थे। यांग यांग आराम से अपने हाथों में स्ट्रॉबेरी लेकर उन्हें खा रही थी, और यानली जो कि उसे घूर रही थी, क्योंकि यानली को स्ट्रॉबेरी चाहिए थी, लेकिन वो यांग यांग से लेने वाली नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और वही विंग और वांगची जो कि नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, या यूँ कहें प्यार भरी छेड़खानियाँ चल रही थी उनकी। विंग जो कि धीरे से अपना हाथ लेकर जाता है एंड वांगची को हल्का सा टच करता है, एंड वांगची जो कि इससे हल्का सा चिहुक जाता है, एंड वो विंग की तरफ घूर कर देखता है, जो देखकर विंग उसे आंख मारता है एंड उसे अपना लिप से किस करने का इशारा करता है। ये देखकर वांगची ब्लश करने लगता है। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को शैतानी भरी नज़रों से देख रहे थे। तभी कैरेज हल्का सा उछलता है एंड विंग जानबूझकर वांगची के और करीब चला जाता है, एंड अब दोनों की थाइज आपस में टच हो रही थी। एंड वांगची जो कि ये देखता है, वो थोड़ा सा विंग से दूर होने की कोशिश करता है, बट आगे जगह ही नहीं थी, इस वजह से वांगची कुछ नहीं कर पाता। एंड विंग अपने हाथों को धीरे धीरे वांगची के कमर की तरफ लेकर जाने लगता है, एंड वांगची जो कि सब चीज़ों को फील कर पा रहा था, वो विंग को कुछ नहीं कह पाता। एंड विंग धीरे से अपने हाथ को उसकी शर्ट के अंदर लेकर जाता है, वो भी पीछे से उसकी पीठ को हल्का हल्का टच करने लगता है। जैसे ही विंग के हाथ वांगची की स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड धीरे धीरे वांगची को टच कर रहा था। एंड वांगची जिसने अपनी मुट्ठियाँ कस रखी थी, क्योंकि वो यहाँ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। एंड वही विंग धीरे धीरे वांगची को ऐसे ही टच करते हुए उसकी पूरी बैक पर अपने हाथ को फिरा रहा था, और वांगची ना चाहते हुए भी वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि विंग उसके बहुत करीब बैठा था। तभी यानली विंग से कहती है अश्यन। ये सुनकर विंग जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, वांगची को छूने में पूरी तरीके से मगन था, वो कहता हाँ शिजे। जिस पर यानली कहती है विंग, क्या तुम यहाँ से केप टाउन चलोगे? जिस पर विंग कहता है केप टाउन क्यों शिजे? इस पर यानली कहती है, वो केप टाउन में मैंने बहुत खूबसूरत ड्रेस देखी थी, मुझे वो ड्रेस चाहिए। और ये बोलकर वो विंग की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर विंग कहता है ओके शिजे, हम केप टाउन चलेंगे। एंड ये बोलकर वो बस अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल देता है। इस पर यानली कहते हैं अश्यन, तो तुम ठीक हो ना? जिस पर विंग कहता हाँ शिजे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यांग यांग वांगची के हाथ पर हाथ रखकर कहते गगा, अब ठीक हो? जिस पर वांगची जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी एंड बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, यांग यांग की आवाज़ सुन कर कहता हाँ यांग यांग। एंड ये बोलते हुए वांगची की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। एंड ये देख कर यांग यांग कहती है गगा, क्या हुआ आपको? आपका चेहरा लाल हो रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना गगा? एंड ये बोलकर वो वांगची के पास जाने लगते हैं, जिस पर विंग कहता है ये कैरेज है, तुम आराम से बैठो। एंड ये बोलकर वो यांग को घूर कर देखता है। ये देखकर यांग कहती है गगा, आप भी थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं, मतलब सब ठीक है ना? जिस पर विंग कहता हाँ सब ठीक है, तो तुम दोनों बातें करो आपस में। हाँ हम भी बातें कर रहे हैं। एंड ये बोल कर वो वांगजी से कहता हाँ ना लानसान। इस पर वांगजी बस हाँ एंड ये कहकर वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। वहीं यानली और यांग यांग जो कि उन दोनों को देख रही थी,
तभी यांग यांग अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, गगा अब स्ट्रॉबेरी खाओगे? एंड ये सुनकर विंग कहता है, स्ट्रॉबेरी? एंड ये बोलकर वो कहता है, नहीं मैं स्ट्रॉबेरी नहीं खाता। ये सुनकर यांग यांग कहते, अरे नहीं, थोड़ी सी तो खाओ, मैंने आपको देखा था आप स्ट्रॉबेरी खाते हो। एंड ये बोलकर वो आगे करती है एंड वही विंग जो कि स्ट्रॉबेरी के लिए अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाता है। ये देखकर यान लिविंग के हाथ पर हल्का सा मार कर कहती है, अशन राइट हैंड से खाओ, तुम तो राइट हैंड से खाते हो ना, तो तुम लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? इस पर यहाँ कहते हैं, हाँ गगा अब राइट हैंड का इस्तेमाल करो, अब लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? एंड ये बोल कर वो विंग को देखने लगती है। उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो बहुत ज़्यादा टीजिंग वाली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंदाज़ा हो गया था कि उन दोनों के सामने विंग कर क्या रहा है। एंड विंग जो कि उसे गुस्से से घूर रहा था, वो थोड़ी देर बाद अपना हाथ निकालता है। वांग जी चैन की सांस लेता है एंड विंग अपना हाथ आगे करता है। तभी यांग कहते हैं, गगा आपका हाथ इतना स्वेट से भरा हुआ क्यों है? एंड सुनकर यानली कहते हैं, हाँ शन तुम ठीक हो ना शन? इस पर विंग कहता है, हाँ शन जी मैं ठीक हूँ। एंड ये बोलकर वो स्ट्रॉबेरी उठाता है एंड यांग को बहुत बुरी तरीके से घूरता है। एंड यांग जो कि अपने मुंह में स्ट्रॉबेरी डालकर दूसरी तरफ देखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। एंड वहीं ये देखकर विंग अपने दांत पीसने लगता है। एंड वांग जी जो कि अब देखता है कि विंग से थोड़ा सा दूर हुआ है, ये देखकर वो चैन की सांस लेता है। तभी दोबारा कैरेज हल्का सा उछलता है एंड यान ली जो कि बैठी हुई थी वो थोड़ा सा उछल कर यांग के करीब आ जाती है। ये देख कर यांग अपना गला साफ करते हुए कहती है, मिस यान ली थोड़ा अच्छे से बैठी। जिस पर यान ली कहते हैं, मैं अच्छे से ही बैठी हूँ, वो कैरेज थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है इस वजह से। जिस पर यांग बस सामने की तरफ यानी कि खिड़की से बाहर देखने लगती है। ये विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है एंड फिर से अपने हाथ को वांग जी की शर्ट के अंदर लेकर जाता है। इस बार वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता, बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को कंट्रोल करता है। ऐसे ही धीरे धीरे रास्ता गुजरने लगता है। थोड़ी देर बाद वो कैरी टाउन में पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनका कैरेज रुकता है वो बाहर निकलते हैं। रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला था, इसीलिए वो लोग थोड़ा यहाँ रुकने का सोचते हैं और दिन भी ढलने लगा था, इसलिए आज रात वो यहीं रुकने वाले थे। वो सब केप टाउन में जाते हैं क्योंकि केप टाउन का जो नाइट का व्यू होता है वो बहुत खूबसूरत होने वाला था और यहाँ पर छोटा सा फेस्टिवल था, इसलिए बहुत सारी न्यू शॉप्स और बहुत सारी नई चीज़ें आई थी, इसलिए सब लोग वो सब देखने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ओपेरा का कॉन्सर्ट होने वाला था जिसे ये सब इंजॉय करने का भी सोचते हैं। ऐसे ही ये सब केप टाउन में घूमने लगते हैं, जहाँ केप टाउन जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। लालटेन लगी हुई थी, साथ में वहाँ पर बहुत खूबसूरत लेडीज़ भी खड़ी थी जो कि अपने सामान को बहुत ही अच्छे से बेच रही थी। सारी चीज़ें एक से एक बढ़कर थी। तभी यानली को एक हेयर पिन दिखती है। यानली को वो काफ़ी खूबसूरत लगती है क्योंकि वो बटरफ्लाई की थी, इसलिए यानली उसे लेने का सोचती है। पर यानली अपने साथ पैसे नहीं लेके आई थी क्योंकि उसके सारे मनी, जितना भी उसका मनी पाउच था वो सब विंग के पास था। वो विंग को देखती है बट विंग यहाँ आसपास नहीं था क्योंकि विंग आंची के साथ दूसरी साइड चला गया था। एंड यानली जो कि इस तरफ आ गई थी। यानली स्पिन को देखती है एंड जाने लगती है। वो जैसे ही वहाँ से निकल जाती है तभी वहाँ पर यांग आती है। उसकी नज़र उस पिन पर जाती है एंड फिर वो यानली को देखती है। यांग को सोचकर उस पिन को ख़रीद लेती है एंड उसके साथ वो एक और पिन खरीदती है जिसके ऊपर लोटस का पैटर्न बना हुआ था। एंड जो पिन उसने यानली ने जो पसंद की थी वो बटरफ्लाई की थी। वो दोनों पिन्स को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों विंग और वांग जी के साथ आ जाते हैं। विंग जिसने अब अपने हाथ में एक वाइन की बोतल ले ली थी एंड वहीं वांग जी भी अपने हाथ में वाइन की बोतल लेकर दोनों वाइन पीते हुए चल रहे थे। एंड ये देखकर यानली बस अपने सर को हिलाती है एंड वो विंग को थोड़ा डांटते हुए कहती है, अशन तुम अभी से वाइन पी रहे हो, रात को तुम कितना ज़्यादा पी लोगे? जिस पर विंग कहता है, शिट बस थोड़ी सी तो पी है मैंने, अभी ली है। जिस पर यानली बस विंग को घूर कर देखती है। ये देख कर विंग बहुत ही क्यूट सा फेस बनाता है। ये देख कर यानली उसके बालों को हल्का सा बिखेर देती है। ये देख कर विंग कहता है, शिट मैं एक ड्यूक हूँ, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। जिस पर यानली कहती है, तुम होगे ड्यूक लेकिन मेरे लिए तुम मेरे छोटे भाई हो। एंड ये बोलकर वो
विंग के नोज़ को हल्का सा पिंच करती है। विंग ये देख कर हंस पड़ता है। अब ये चारों साथ में घूम रहे थे। वहीं वांग जी जो कि यांग जो कि वांग जी के साइड में चल रही थी, वांग जी उसके बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहता है, वैसे तुम्हें यहाँ पर कुछ पसंद आया कि टाउन में? इस पर यांग कहती है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। इस पर वांग जी कहता है, इस पर यांग कहती है, वैसे आपको कुछ पसंद आया? इस पर वांग जी कुछ कहता तभी यांग कहती हैं, विंग गगा के अलावा। ये सुनकर वांग जी उसे घूर कर देखता है एंड वो फिर आगे चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यानली उस शॉप पर पहुंच जाती है जहां उसे वो ड्रेस पसंद आई थी। यानली वो ड्रेस लेती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उस ड्रेस का कलर जो कि पीच कलर था एंड वो बेहद खूबसूरत ड्रेस थी और वो एक लॉन्ग गाउन था एंड उसमें डायमंड्स लगे हुए थे। साथ में बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी जो कि हाथों से की गई थी। उसमें जो डिज़ाइन थे वो ज़्यादातर हाथों से बनाए गए थे। उसमें मशीन का बहुत कम वर्क था एंड ज़्यादा से ज़्यादा हाथों से किया गया वर्क था। यानली को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती। यानली उस ड्रेस को ख़रीद लेती है और फिर विंग जो कि उस ड्रेस की जो पेमेंट थी वो करता है। तभी वांग जी को एक ड्रेस दिखती है एंड वो उस ड्रेस को यांग को देते हुए कहता है, ये तुम पर अच्छी लगेगी। जिस पर यांग उस ड्रेस को देखकर अजीब से मुंह बनाती है। ये देखकर विंग भी हंसते हुए कहता है, वैसे तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। इस पर यांग अजीब से मुंह बनाती है लेकिन फिर वो उसे ख़रीद लेती है। ऐसे ही वो कुछ और शॉपिंग करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पर लगे एक छोटे से फेस्टिवल को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। वो लोग ओपेरा एंजॉय करते हैं, बाहर डिनर करते हैं इनमें एंड उसके बाद वो सब रूम में चले जाते हैं। इनमें ही 4 रूम लेते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले जाते हैं। कैरेज में सब लोग काफ़ी थक गए थे इसलिए सब लोग आराम से अपने रूम में रेस्ट करते हैं। अभी रात काफ़ी गहरी हो रही थी तभी यानली के रूम में कोई खिड़की से एंटर करता है एंड वो यानली को देखता है जो कि बहुत शांति से आराम से सो रही थी। यानली का ब्लैंकेट जो कि नीचे गिर चुका था वो उस ब्लैंकेट को उठाता है एंड यानली के ऊपर हल्के से उस ब्लैंकेट को डालता है। यानली की जो जुल्फ़ें उसके चेहरे को ढक रही थी उसे धीरे से उसके कान के पीछे करता है एंड उसके बाद वो कुछ पल यानली को देखने के बाद वो इंसान खिड़की से वापस बाहर चला जाता है। यही हम दूसरे रूम में देखते हैं जहाँ वांग जी जो कि गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वांग जी की आंखें खुल जाती हैं एंड वो सोचता है कि इतनी रात को कौन होगा। वांग जी जाकर दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर विंग था जो कि अपनी नाइट ड्रेस में वहाँ पर खड़ा हुआ था। विंग को देख कर वांग जी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है एंड वो कुछ बोलता कि विंग उसे अंदर की तरफ खींच लेता है और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देता है। ये देख कर वांग जी कुछ और बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है कि विंग उसके उन लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड उसे पैशनेटली डीपली किस करने लगता है। उनकी किसिंग की साउंड जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड थी आने लगी थी एंड विंग उसे किस करते हुए बेड पर लेकर जाता है, उसे बैठाता है एंड उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। वो धीरे धीरे वांग जी को किस कर रहा था। वांग जी जो कि विंग के चेस्ट पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, विंग क्या कर रहे हो तुम? हम यहाँ अकेले नहीं हैं, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। इस पर विंग कहता है, यू नो व्हाट, मैंने कितना खुद को रोका था लेकिन मैं क्या करूं, मैं नहीं रोक पाया लाजन तुम्हारे करीब आए बिना। इस पर वांग जी कहता है, विंग तुम पागल हो चुके हो। इस पर विंग कहता है, बिल्कुल तुम्हारे प्यार में। इस पर वांग जी कहता है, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम गैरेज में क्या कर रहे थे मेरे साथ? जिस पर विंग कहता है, क्या कर रहा था मैं गैरेज में? जिस पर वांग जी कहता है, झूठ मत बोलो, अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता? तुम्हारी बहन थी वहाँ, मेरी भी बहन थी, क्या सोचती? हाँ, वो बच्ची है और तुम बच्चों के सामने ऐसी हरकतें कर रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए विंग। एंड ये बोल कर वो वांग जी विंग को डांटने लगता है। इस पर विंग उसके नेक पर स्निफ करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं रोक पाया खुद को। जब भी मैं तुम्हारे करीब रहता हूँ मैं खुद को नहीं रोक पाता। एंड ये बोल कर वो वांग जी को देखने लगता है एंड उसके नेक पर हल्के हल्के किस करने लगता है। इस पर विंग कहता है, हमें वापस गैरेज से सफ़र करना है इसलिए मैं टायर्ड नहीं होना चाहता। इस पर विंग कहता है, ठीक है लेकिन मैं
तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। जिस पर वांगची कहता है तो फिर तुमने अपने रूम के पैसे क्यों दिए? इस पर विंग कहता है दिखाने के लिए, वैसे भी मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। जिस पर वांगची कहता है मैं तुम्हें बहुत मारने वाला हूँ विंग। इस पर विंग कहता है ओके फाइन डार्लिंग, बस मुझे सोने तो दो अपने पास, मैं पक्का कुछ नहीं करूँगा। जिस पर वांगची कहता है अपने इन हाथों को संभाल कर रखना। जिस पर विंग कहता है ठीक है, मैं हाथों से कुछ नहीं करूँगा। एंड ये बोल कर वो नोटिस स्माइल देता है। जिस पर विंग कहता है मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर गलती से भी तुम मेरे करीब आए तो। इस पर विंग कहता है ओके फाइन बेबी, मैं नहीं आऊँगा। एंड ये बोल कर वो वांगची के ऊपर लीन होके उसके ऊपर ही सो जाता है। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी एंड उसके लिप्स वांगची के नेक पर टच कर रहे थे। एंड इस पोजीशन में वांगची तो बिल्कुल नहीं सोने वाला था, उसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली थी। विंग की वो गर्म गर्म सांसें वांगची के नेक पर आ रही थी एंड उसके लिप्स वांगची के नेक को छू रहे थे। ये देख कर वांगची कहता है विंग प्लीज़ जाओ यहाँ से। जिस पर विंग कहता है मैं सो रहा हूँ ना, आप चुपचाप। इस पर वांगची कहता है ऐसे मैं नहीं सो पाऊँगा, प्लीज़ जाओ यहाँ से, तुम मेरे लिए बहुत टफ कर रहे हो सब कुछ। जिस पर विंग कहता है पर लेकिन वांगची उसे उठाने की कोशिश करता है पर विंग नहीं उठता एंड वो वांगची को देखकर कहता है अच्छा ठीक है मैं चला जाऊँगा लेकिन एक शर्त पर। जिस पर वांगची कहता है कौन सी शर्त? इस पर विंग कहता है तुम बस एक बार मुझे तुम्हारे करीब आने दो। जिस पर वांगची कहता है बिल्कुल भी नहीं। इस पर विंग कहता है मैं चला जाऊँगा ना, पक्का चला जाऊँगा। ये सुनकर वांगची टेप शायद करता है एंड वो विंग के बालों में अपने हाथों को ले जाकर उसे किस करने लगता है एंड विंग भी उसे डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े बेड से नीचे थे एंड दोनों के बदन आपस में एक दूसरे में उलझे हुए थे। वांगची जो कि पूरी तरीके से पसीने से नहा चुका था एंड विंग भी काफ़ी ज़्यादा वेट हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही वाइडली इंटीमेट होते हैं एंड जब विंग सेटिस्फाई होता है वो वांगची से अलग होता है। फिर विंग वांगची को देखता है जो कि थक कर सो चुका था क्योंकि वांगची ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हुआ था एंड इसके बाद तो वो बिल्कुल थक चुका था। ये देख कर विंग गहरी सांस लेता है। विंग यहाँ रुकना तो चाहता था लेकिन उसे पता था कि वो यहाँ रुक नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने कपड़े उठाता है एंड उन्हें पहनता है। फिर वो वांगची के कपड़े उठाता है एंड उसे कपड़े पहनाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई कमरे में ऐसे एंटर कर गया और उसने वांगची को ऐसे देख लिया तो विंग उसकी जान ही ले लेगा। इसलिए विंग पहले वांगची को अच्छे से कपड़े पहनाता है और उसके बाद वो उसके रूम को अच्छे से लॉक करता है एंड वहाँ से चला जाता है। विंग अपने रूम में जाता है एंड सो जाता है। वहीं अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग और वांगची अच्छे से नहा धोकर दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं एंड उसके बाद वो नीचे जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि यान ली ऑलरेडी वहाँ पर बैठी हुई हैं एंड वो उन दोनों का ही वेट कर रही थी। वो दोनों आते हैं एंड साथ में उस मील को एंजॉय करते हैं। तभी वांगची इधर उधर देखते हुए कहता है वैसे लानयांग कहाँ पर है? ये सुनकर यानली कहती है पता नहीं, मैंने भी उसे सुबह से नहीं देखा। इस पर विंग की बाहें इकट्ठी हो जाती हैं और वो कहता है सुबह से नहीं देखा मतलब? जिस पर यानली कहती है पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने उसके रूम में जाकर भी देखा था, उसके रूम में तो वो थी ही नहीं। ये सुनकर विंग और वांगची दोनों के ही चेहरे पर टेंशन दिखने लगती है। तभी यानली कहती है तुम चिंता मत करो, वैसे भी वो कहीं और नहीं गई होगी, वैसे भी वो यहाँ पर नहीं है तो उसे नहीं पता। इस पर विंग कहता है शिजे ये आप कैसी बात कर रही हैं, वो छोटी बच्ची है, अगर वो खो गई तो? इस पर यानली कहते हैं तुम्हें किस एंगल से वो बच्ची दिखती है, उसकी बातें सुनी है, बड़ों वाली है। इस पर विंग कहता है फिर भी शिजे वो सिर्फ 14 साल की है। एंड ये बोल कर विंग उठने लगता है एंड वो यांगंग को ढूंढने के लिए जाने ही वाला था कि तभी उसे यांगंग बाहर से आती हुई दिखती है। ये देख कर विंग उसे डांटते हुए कहता है कहाँ चली गई थी तुम इतनी सुबह सुबह, और तुम अकेली कहाँ गई, और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझती हो, छोटी बच्ची हो तुम, बच्चों की तरह रिएक्ट करा करो। एंड बोल कर वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। ये सुनकर यांग जो कि पहले बहुत ज़्यादा खुश थी इनकी डांट सुनकर वो बिल्कुल छोटा सा मुँह हो जाता है। हाँ वही वांगची भी उसे बहुत ज़्यादा डांटता है एंड यांग जो कि इतनी सारी डांट सुनने के बाद अब उसकी आंखों में बिल्कुल आंसू आ चुके थे। वो अपने आंसुओं को साफ़ करती है एंड फिर विंग और वांगची को अपनी उन आंसू भरी आंखों से घूरते हुए कहती है मैं तो बस अपने लिए
ये वॉन्टॉन लेने गई थी। आप लोग तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि पता नहीं मैंने कौन सा क्राइम कर दिया हो, या कोई छोटा बच्चा वॉन्टॉन भी नहीं खा सकता। सच में यहाँ तो क्राइम है, बच्चों पे जुल्म किए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी, मेरे साथ इतना बुरा हुआ। ये बोलकर उसकी शक्ल बिल्कुल रोने वाली हो गई थी। ये देख कर मुझको काफ़ी बुरा लगता है। एंड वो यांग को हक करके कहता है, हम डर गए थे इसलिए हमने तुम्हें डांटा, मुझे माफ़ कर दो। पर मैं डर गया था, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, तो तुम ऐसे बाहर क्यों चले गए, तुमने एक बार भी मुझे बताया क्यों नहीं। इस पर यांग अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, पर मैंने तो ये बताया था। जिस पर विंग कहता है, किसे बताया था तुमने। इस पर यांग कहती है, होटल के वेटर को। सुनकर विंग कहता है, होटल के वेटर को, क्या वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है। इस पर यांग अपने आंसू को साफ करते हुए कहती है, पर मुझे लगा वो आपको बता देगा। एंड ये बोलकर वो अपनी चेयर पे बैठ जाती है। वॉन्टॉन खाते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वहीं यान ली जो कि उसे रोते हुए देख रही थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो हैंकी देते हुए कहती है, आंसू इससे साफ करो, हाथ से नहीं। जिस पर यांग उसके हैंकी को दूर करते हुए कहती है, नहीं चाहिए मुझे, ये किसी से भी नहीं चाहिए, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे तो कोई वॉन्टॉन में खाने नहीं देता। ये बोलकर वॉन्टॉन को जिनमें से उसने सिर्फ एक बाइट ही लिया था, वो उन्हें दूर फेंक देती है। ये बोलकर वो वहाँ से पैर पटकते हुए जाने लगती है। ये देख कर विंग और वांग जी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि अब उन्होंने इस बच्चे को नाराज़ कर दिया और अब इसे मनाना पड़ेगा। एंड विंग जो कि अपने सर को सहलाता है, अभी वांग जी विंग को हिट करके कहता है, मनाओ अब उसे जाकर। इस पर विंग कहता है, बहन तुम्हारी है, मैं क्यों मनाऊँ। इस पर वांग जी कहता है, चिल्लाए सबसे पहले तुम थे। इस पर विंग कहता है, मैं। ये बोल कर वो भी अपने सर को हिलाता है। और वो तीनों यांग के रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ बड़ी मुश्किल से वो दरवाज़ा खोलते हैं, जहाँ वो होटल वेटर से उसकी स्पेयर की लेते हैं एंड रूम खोलते हैं। जैसे ही वो रूम खोल कर अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि यांग बेड पर लेट कर फूट कर रो रही है। उसने बहुत सारा सामान तोड़ दिया था। ये देख कर विंग कहता है, इसका भी बिल पे करना पड़ेगा। इस पर वांग जी कहता है, पहले मनाओ उसे। पर विंग कहता है, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसे डर क्यों लग रहा है। जिस पर यांग ली कहती है, छोटी बच्ची ही तो है, मैं जाकर मनाती हूँ। ये बोलकर यांग ली के पास जाते हैं एंड प्यार से उसके पास बैठ कर कहती है, या यांग एंड ये बोल कर वो प्यार से उसके बालों को सहलाने ही वाले थी कि तभी यांग चिल्ला कर कहती, दूर रहो मुझसे, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, हम कहीं नहीं जाऊँगी मैं अब, ठीक है। ये बोल कर वो गुस्से से बैठ जाती है। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, उसके वो सफ़ेद बाल बिल्कुल बिखर चुके थे। यान ले उसके बालों को संवारते हुए कहती है, ऐसे नहीं करते, तो तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, बड़े अच्छे के लिए डांटते हैं, है ना, अच्छे के लिए डांटा जाता है, तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो इतनी सी बात पे। तुम्हारी हम सिर्फ परवाह करते हैं, इसलिए तुम्हें डांट रहे थे, और कोई वजह नहीं है। इस पर यांग कोई जवाब नहीं देती एंड वही विंग उसके पास बैठ कर कहता है, देखो हमें बस तुम्हारी फिक्र थी इसलिए हमने तुम्हें डांटा, हमें पता है कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी तुम अभी एक छोटी बच्ची हो, हाँ समझ रही हो ना, तुम सिर्फ 14 साल की हो, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। और वो होटल का वेटर, उसका क्या भरोसा, हाँ तुम्हें पता है ना बच्चे कितने ज़्यादा मिस हो जाते हैं, कितने ज़्यादा खो जाते हैं बच्चे, अगर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसलिए हम थोड़ा परेशान हो गए थे, तुम गुस्सा मत हो। ये बोल कर वो उसे प्यार से समझाने लगता है। वांग जी भी उसके सामने बैठ कर कहता है, हाँ यांग देखो तुम जानते हो ना बच्चा कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा, तुम्हें पता है ना गगा तुमसे कितना प्यार करते हैं, गगा के पास तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, तुम जानती हो ना गगा तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, प्लीज़ गगा पर गुस्सा मत करो। एंड बोल कर वांग जी उसे बहुत प्यार से मनाने लगता है एंड उसे मनाते खुद वांग जी और यानली दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। ये देख कर यांग अपने आंसू साफ करके कहती है, मैं छोटी बच्ची हूँ इसलिए मैं रो रही हूँ, लेकिन आप तो बड़े होकर भी रो रहे हैं। ये बोल कर उन दोनों को चुप कराती है। उसके बाद वो विंग को घूर कर देख कर कहती है, आपको तो मैं माफ़ नहीं करने वाली। एंड सुनकर विंग कहता है, मेरी क्या गलती है अब इसमें, इन दोनों को माफ़ कर दिया, मुझे क्यों नहीं किया। इस पर यांग कहती है, क्योंकि आपकी ज़्यादा गलती है, आपने मुझे सबसे ज़्यादा डांटा था, मेरे तो सारे वॉन्टॉन भी ख़राब हो गए, मुझे नए वॉन्टॉन ला कर दो। ये सुनकर विंग कहता है, तुम्हें नए वॉन्टॉन मिल जाएंगे, पूरी शॉप मिल जाएगी, लेकिन
तो तुम सबको माफ़ कर दिया, मुझे क्यों नहीं किया? इस पर यांग कोई जवाब नहीं देते, कहते हैं अब हम लेट हो रहे हैं, चलिए। इस पर सब लोग नीचे आते हैं एंड अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। सब लोग कैरेज में बैठ जाते हैं एंड कैरेज चलने लगता है। एंड अब कैरेज में बिल्कुल शांति थी, जहाँ वो तीनों बैठे बैठे यांग को देख रहे थे, जो कि कब से खिड़की से बाहर देखी जा रही थी ना, उसने अपना मुंह फुला रखा था। तभी कैरेज दूसरा टाउन में रुकता है एंड अब उस कैरेज से विंग और वांगजी बाहर निकलते हैं। यांग और यानली कैरेज में ही बैठे रहते हैं। यानली को बाहर जाना नहीं था एंड यांग को परमिशन नहीं मिलती बाहर जाने की, क्योंकि विंग और वांगजी ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं बैठी रहो। एंड इसलिए यांग अंदर ही बैठी हुई थी। यानली जो कि उसके पास बैठी हुई थी, वो धीरे से उसे देख कर कहती है, वैसे तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं कर रहे? एंड ये बोल कर वो यांग को फिंगर से पॉक करती है। इस पर यांग उसके फिंगर को टाइटली पकड़ लेती है। ये देख कर यानली अपनी फिंगर को छुड़ाने लगती है कि तभी यांग यानली के बेहद करीब चली जाती है एंड इससे यानली पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। यांग जो कि यानली की तरफ टर्न हो चुकी थी एंड यानली जो कि उसके साइड में बैठी हुई थी, और यांग जो कि अब उसके ऊपर बिल्कुल झुक चुकी थी, और यानली जो कि पूरी तरीके से उस सीट पर लेट चुकी थी और यांग ऑलमोस्ट उसके ऊपर थी। यांग उसकी आंखों में देखे जा रही थी। ये देख कर यानली धीरे से कहती है, क्या कर रही हो तुम? इस पर यांग कहते हैं, क्यों, डर लग रहा है? जिस पर यानली कहते, तुम ये क्या हरकत है? दूर रहो मुझसे, तो ऐसे। तभी यांग धीरे से कहते हैं, चुप, बिल्कुल चुप। ये सुनकर यानली चुप हो जाती है। यानली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वो इस छोटी सी लड़की के हर एक शब्द से इतना घबरा क्यों रही है। वहीं यांग धीरे से यानली के बालों को पीछे करके कहती है, वैसे काफ़ी अच्छे से डांटती हो मुझे। जिस पर यानली कहती, कहना क्या चाहती हो तुम? इस पर यांग कहती है, कुछ नहीं। और ये बोल कर वो यानली को बस देखती रहती है। जिस पर यानली कहते, मेरे ऊपर से हटो। जिस पर यांग कहती है, हटा दो। जिस पर यानली कहती है, तुम हटो। इस पर यांग कहती है, हटा दो मुझे, वैसे भी छोटी बच्ची हो ना मैं, हटा दो मुझे, इजी है तुम्हारे लिए। इस पर यानली कहती है, बड़ी हूँ मैं तुमसे, तुम कैसे बात कर रही हो? आप बोलो। जिस पर यांग कहती है, बड़ी हूँ मुझसे, कितनी? इस पर यानली कहती है कि कितने का क्या मतलब है? मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ एज में, तो तुम बस तुम बस अभी 14 साल की हो और मैं 19 साल की हूँ। सुनकर यांग कहती है, 19 साल की हो। एंड ये बोल कर वो अपने एक फिंगर से यानली के गालों को हल्का सा टच करती है और यानली इससे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं ये देख कर यांग के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आती है एंड वो यानली को देखते हुए कहती है, वैसे मिस यानली, याद है ना, दुश्मन है हम। इस पर यानली अपने फेस को दूसरी तरफ कर कहती है, हाँ याद है मुझे, दुश्मन है हम। इस पर यांग कहती है, दुश्मन। एंड ये बोल कर वो यानली के कानों के बिल्कुल पास आ गई थी। यानली को ऐसा लग रहा था कि इसकी सांसें रुक जाएंगी। उसे यांग से बहुत अजीब वाइब आ रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब, इतनी अजीब वाइब उसे किसी के अंदर से नहीं आई। उसे हमेशा ही यांग से एक अजीब सी सेंसेशन फील होती थी और अभी भी उसे वो फील हो रही थी। तभी यांग धीरे से उसके कान में कहते हैं, मिस यानली, काफ़ी यूनिक पसंद है आपकी, वैसे आपका परफ्यूम काफ़ी यूनिक है, बहुत पसंद आया मुझे। ये सुनकर यानली को ऐसा लग रहा था कि इसकी पूरी बॉडी काँप गई हो। वहीं यांग धीरे से यानली के चिक्स से होते हुए उसके चिक्स से अपने चिक्स को हल्का सा रब करती है और उसके बाद वो फिर से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। यानली जो कि स्टैचू की तरह बिल्कुल वहाँ लेटी हुई थी, यांग के हर टच
का उसे यांग का जो भी उस यांग ने जैसे जैसे उसे टच किया था वो सारी चीज़ें यांग को बहुत बुरी तरीके से फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी काँप गई हो। यांग अब यांग को देखती हैं जो फिर से बिल्कुल पहले जैसी होकर बैठ गई थी एंड खिड़की से बाहर देख रही थी। यांग बड़ी मुश्किल से उठकर बैठती है एंड अब वो यांग से बराबर दूरी बनाती है एंड वो अब दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है मैं इतना डर क्यों रही हूँ उससे, ये तो छोटी सी बच्ची है ना, मैं इससे नहीं डर सकती, नहीं यानली तुम इससे नहीं डर सकती। एंड ये बोल कर यानली खुद को बहुत ज़्यादा समझा रही थी एंड वहीं यांग जो कि बाहर देखे जा रही थी। वही हम दूसरी तरफ विंग और वांग जी को देखते हैं, जहाँ विंग और वांग जी जो कि टाउन में घूम रहे थे। तभी वांग जी को कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। वांग जी उन चीज़ों को ख़रीदता है एंड उसके बाद वो वहाँ के मेयर से कुछ बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग फिर से उस टाउन में घूमने लगते हैं। उन्हें घूमते हुए 1 घंटा हो गया था। तभी विंग थक कर कहता है 1 घंटा हो गया। इस पर वांग जी कहता है वॉन्टॉन तो लेने पड़ेंगे ना। इस पर विंग कहता है वॉन्टॉन कहाँ मिलेंगे। वो एक विलेजर को पकड़ कर पूछता है वॉन्टॉन कहाँ मिलेंगे, जिस पर वो आदमी सामने की तरफ इशारा कर कहता है सामने ही तो दुकान है। जिस पर विंग और वांग जी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, मतलब वो इतनी देर से जैसे ढूंढ रहे थे उनके सामने ही है। एंड ये बोलकर वो सीधा उस शॉप में जाते हैं एंड वहाँ से बहुत सारे वॉन्टॉन लेते हैं एंड उसके बाद वो लोग अपने कैरेज की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी वांग जी कहता है, फिर विंग कहता है वैसे लानसान हमें साथ में थोड़ा समय बिताना चाहिए। इस पर विंग कहता है हम साथ में ही हैं, अब चुपचाप चलो तुम। इस पर विंग कहता है लानसान, जिस पर वांग जी उसकी एक नहीं सुनता एंड वो दोनों कैरेज में आते हैं एंड देखते हैं कि यानली और यांग बहुत दूर दूर बैठे हैं। ये देखकर विंग कहता है कि हमारे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ, जिस पर यानली कोई जवाब नहीं देती। अभी विंग वॉन्टॉन यांग के सामने करके कहता है ये लो मेरी माफ़ी। ये सुनकर यांग देखती है तो वो वॉन्टॉन थे। ये देखकर उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आती है एंड वो खुशी से कहती है थैंक यू सो मच गगा। एंड ये बोल कर वो सीधा लपक कर विंग को गले लगा लेती है। ये देखकर विंग कहता है अच्छा ठीक है मुझे छोड़ो भी। इस पर यांग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। एंड ये बोलकर वो वांग जी से कहती है आप एक काम करो, आप जाकर उस सीट पर बैठो, मैं तो विंग गगा के पास बैठूंगी। जिस पर विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। जिस पर यांग कहते हैं अब तो मैं यहीं बैठने वाली हूँ। ये बोलकर वो जाकर वांग जी की सीट पर बैठ जाती है। वांग जी जो कि अभी भी कैरेज के बाहर खड़ा था, ये देखकर अपने सर को हिलाता है, वो यांग की सीट पर जाकर बैठ जाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे एंड यांग और यानली जो कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। यांग जो कि मज़े से अपने वॉन्टॉन खाने में बिजी थी। वो एक वॉन्टॉन यानली की तरफ करती है बट यानली जो कि यांग को घूर कर देखती है, यांग उसे हल्की सी स्माइल देती है बट यानली उससे वॉन्टॉन लेती ही नहीं है एंड वो फिर से बाहर देखने लगती है। तो विंग उसे दूसरा पैकेट देता है नट्स का, जिसे यानली बड़े ही खुशी से खाने लगती है। तभी यानली के नट्स के पैकेट से अपने लिए नट्स निकाल लेती है। ये देखकर यानली उसे घूर कर देखती है बट यांग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड वो आराम से अपने वॉन्टॉन खाने में और नट्स खाने में बिजी थी। वहीं विंग यांग के नट्स के वॉन्टॉन के पैकेट से बहुत कुछ वॉन्टॉन निकाल कर कहता है मैं तुम्हारे लिए ले के आया था इसलिए मैं भी खाऊंगा। जिस पर यांग कहते हैं पर आपको तो वॉन्टॉन पसंद ही नहीं है। जिस पर नहीं कहता किसने कहा है, नहीं बोलकर वो खाने लगता है। वहीं वांग जी भी वॉन्टॉन लेकर खाने लगता है। ऐसे ही वो लोग खाते हुए आराम से बातें करते हुए उस सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। सफ़र काफ़ी लंबा था इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जैसे ही दिन ढलने लगता है वो लोग एक जगह अपना टेंट लगाते हैं। ये जगह बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर एक छोटी सी नदी बह रही थी और वहाँ पर वो अपना टेंट लगाते हैं। उनके साथ बहुत सारे सोल्जर्स थे जो कि अपना टेंट लगाते हैं। और इस बार यानली और यांग को एक टेंट मिला था। यानली जो कि जब उसे पता चलता है कि उसे यांग को एक टेंट में रुकना है, ये सोचकर पता नहीं क्यों लेकिन यानली को ठंडे पसीने आने लगे थे। यांग उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। विंग और वांग जी को एक टेंट मिला था और वांग जी ये सोचकर अपने नाखूनों को चबाए जा रहा था कि क्या वो आज रात सो पाएगा। एंड वही विंग जिसके चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल थी क्योंकि उसी का ही तो किया धरा था। अब वहीं यानली विंग के पास जाकर कहती है अश्यन। इस पर विंग कहता हाँ जी। इस पर यानली कहती है अश्यन मैं और यांग एक टेंट में नहीं रह सकते, तो मेरे लिए कोई टेंट लगवा दो। इस पर
वेइंग कहता है शिजी हम बस इतने ही टेंट लेकर आए थे, इसलिए आपको और यांग यांग को एक ही टेंट में रुकना पड़ेगा। वैसे भी आप दोनों लड़कियां हैं तो दिक्कत क्या है? इस पर यान ले अपने मन में कहती इसीलिए तो दिक्कत है। ये दिक्कत नहीं है कि वो लड़की है, दिक्कत इसलिए है कि वो यांग यांग है, पता नहीं क्यों, पर मुझे इस लड़की के इरादे ठीक नहीं लगते। एंड ये चीज़ यान ले अपने मन में बोलती है। एंड वो विंग से कहते अच्छा देखो हम अलग अलग टेंट में रह लेंगे तुम। जिस पर विंग कहता है शिजी आप फिक्र मत कीजिए, यांग यांग बहुत अच्छी लड़की है, वो आपको परेशान नहीं करेगी। फिर विंग यांग यांग को बुला कर कहता है यांग यांग। जिस पर यांग यांग विंग के पास आकर कहते हैं हाँ काका। जिस पर विंग कहता है तुम शिजी को परेशान नहीं करोगी ना रात को? जिस पर यांग यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं भला इन्हें क्यों परेशान करूँगी, वैसे भी मेरी और इनकी बनती कहाँ है जो मैं इन्हें परेशान करूँगी। एंड बोल कर वो अपने बालों में हाथ फिरा कर वहाँ से निकल पड़ती है। ये देख कर विंग कहता है देखा शिजी वो बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगी, हाँ थोड़ी शरारती है लेकिन वो किसी को ऐसे ही परेशान नहीं करती। ये सुनकर यान ले विंग को कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। फिर वो लोग अपने लिए शिकार करते हैं, वो फ़िश पकड़ते हैं एंड उसके बाद उसे कुक करके खाते हैं एंड बड़े ही मज़े से अपने खाने को एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग थोड़ी देर वहीं बैठकर उस मून को देखते हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। रात में मून जिसकी लाइट उस नदी पर पड़ रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी। चांद की परछाई पानी में साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। वहीं वांगची जो कि पूरे सफ़र की वजह से काफ़ी थक गया था, इसलिए वो नहाने का फ़ैसला करता है। वांगची अपने कपड़े निकालता है और एक साइड में जाता है जहाँ पर ज़्यादा कोई लोग नहीं थे, या यूँ कहें वहाँ पर कोई भी नहीं था। सिपाही और टेंट दोनों एक तरफ थे एंड वांगची दूसरी तरफ जाता है एंड वो अपने कपड़े निकाल कर एक साइड में पानी में एंटर करता है बिना ये जाने कि उससे पहले भी पानी में कोई और है। हाँ कोई और। एंड वांगची जैसे ही पानी में जाता है उसे काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील होता है क्योंकि रात को पानी काफ़ी ठंडा हो चुका था एंड वांगची को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वांगची धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को उस पानी में भिगो लेता है एंड बड़े ही आराम से अपनी बॉडी को पानी में सॉक करता है। तभी वांगची को फील होता है कि किसी के हाथ उसकी वेस्ट भी है। ये देख कर वांगची जैसे ही उस इंसान पर वार करने के लिए टर्न होता है कि तभी चांद की रोशनी में उस इंसान का चेहरा वांगची को दिखाई देता है और वांगची की पकड़ रुक जाती है। और वो इंसान जो कि वांगची को देखे जा रहा था उसकी वो सिल्वर आइज़ चांद की रोशनी में चमक रही थी। उसके वो बाल जो कि थोड़े से लॉन्ग थे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। वहीं हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ याली भी पानी में नहाने के लिए गई थी और वो टेंट वगैरह से काफ़ी दूर गई थी ताकि कोई गलती से भी वहाँ ना आ सके। याली जो कि पानी में आराम से अपने आप को डिपो कर बैठी हुई थी, हालांकि उसने अपनी अपर बॉडी कपड़े से कवर कर रखी थी एंड वो अपने आप को पानी में सोख कर रही थी। तभी उसे पानी हिलने ऐसा फील होता है कि जैसे कोई पानी में अपने पैरों को हिला रहा हो। ये फील करके याली अचानक डर के पीछे देखती है तो वहाँ पर किसी के पैर जो कि पानी में हिल रहे थे एंड उसकी वो गोल्डन आइज़ शाइन कर रही थी चांद की रोशनी में। उसके वो सफ़ेद बाल बिल्कुल शाइन कर रहे थे, सिल्वर की तरह चमक रहे थे एंड उसकी वो गोल्डन आइज़ कब से याली पर टिकी हुई थी। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना ना भूलें। और हाँ जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे रीडर्स हैं, उन सब की रिक्वेस्ट है, उन्हें मेरी स्टोरी द परफेक्ट मैरिज पसंद आई। कुछ लोगों को ही सही पर पसंद तो आई। और मेरा एक बहुत पुराना उसूल है कि मैं चाहे एक को ही पसंद आए, अगर मेरी कोई भी स्टोरी हो, अगर उसका एक लिसनर भी हो तब भी मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ। सो अगर आपको वो पसंद आई है तो ऑब्वियसली मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी एंड पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको वो पसंद आए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।